Good morning, student. I am your history teacher, बेबी शर्मा। हम लेसन कर रहे हैं एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट्स। आज जो डिस्कस रहेगा लेसन में हमारा, वो हम एक तो डॉक्टर गैलन के अकॉर्डिंग जो बातें उसने बताई हैं, रोमन सिटीज ट्रीटेड द कंट्री साइड की। जो डॉक्टर गैलन था, आपको पता होना चाहिए, इसमें पूछ लिया जाता है कि रोम साम्राज्य में गैलन कौन था। तो गैलन एक डॉक्टर था और गैलन का संबंध किससे है, इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर आपसे पूछ लिया जाता है। तो गैलन एक डॉक्टर था और वो रोम साम्राज्य से संबंधित था, यानी कि रोम साम्राज्य में उसका नाम हमें सुनने को मिलता है। तो डॉक्टर गैलन ऑन हाउ रोमन सिटीज ट्रीटेड द कंट्री साइड, कि डॉक्टर गैलन के अनुसार कि किस प्रकार शहरी जो रोमन के शहर थे उन्होंने देहाती जो यानी कि गांव वगैरह थे उनके साथ व्यवहार किया। कैसा व्यवहार उन्होंने किस प्रकार से किया, तो देखो, द फेमिनाइन प्रिविलेंट फॉर मैनी सक्सेसिव ईयर्स इन मैनी प्रोविंसेस हैज़ क्लियरली displayed for men of any understanding the effect of malnutrition in generating illness, कि जब प्रांतों में जो अकाल पड़ गया था उस अकाल के कारण साधारण से साधारण व्यक्ति भी यह समझ चुका था कि कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही हैं, यानी कि अच्छा भोजन जब मिल नहीं रहा है तो बीमारी पैदा हो रही हैं। ये साधारण से साधारण एक आम व्यक्ति जिसको पता भी नहीं होता इतना, वो भी इस बात को जान चुका था उस समय जब अकाल पड़ा। द सिटी डिवेलपर्स, जो शहरों में रहने वाले लोग थे, एज इट वॉज देयर कस्टम टू कलेक्ट एंड स्टोर इनफ ग्रेन फॉर द होल ऑफ द नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट। हार्वेस्ट होता है फसल को काटना, कि फसल की कटाई के पश्चात इस शहर वालों ने एक कस्टम सा अपना रखा था कि बस अनाज खरीदा, अनाज का स्टोर भंडार उन्होंने भरना शुरू कर दिया। ये चीज़ शहर वाले लोग करते थे। कैड ऑफ ऑल द वीट, जैसे गेहूँ, बेरली, बीन्स एंड लेंटिन, एंड लेफ्ट टू द पीसेंट वेरियस काइंड ऑफ पल्सेज आफ्टर टेकिंग क्विट ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ दीज टू द सिटी, कि जो ये शहर वाले लोग थे भंडार भर के रखते अपना, क्योंकि फसल कटने के बाद ही ये अपने लिए स्टोर कर लेते थे चीज़ों को, ताकि इनको जब किसी प्रकार का अकाल या बाढ़ आ जाए तो इनको दिक्कत ना हो। तो इस तरह से सिटी वाले लोग थे। तो ये गेहूँ, जौ, बीन्स मीन्स होता है सेम, लेंटिन दालें वगैरह, पल्सीज, तो ये खरीद के स्टोर करके रख लेते थे। किसानों के लिए भी बच जाती थी चीज़ें और किसान भी उससे अपना गुजारा कर लेते थे। आफ्टर कंज्यूमिंग वट वॉज लेफ्ट इन द कोर्स ऑफ द विंटर, द कंट्री पीपल हैड टू रिसोर्ट टू अनहेल्थी फूड्स इन द स्प्रिंग। दे ईट ट्विंग एंड शूट ऑफ ट्रीज and bushes and bulb and root of the inedible plants, कि देखो ये खरीद लेते शहर वाले लोग इनसे और स्टोर करके रख लेते। गांव वालों के पास भी जितना बचता उससे वो अपना गुजारा चलाते, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता था जैसे अकाल आ गया या बाढ़ आ गया, तो उस समय इनका ये जो खाद्य सामग्री थी वो समाप्त हो जाती थी और ये लोग बिल्कुल ही वो हो जाते थे जैसे पेड़ पौधों की जड़ हैं, पत्ते हैं, जो अखाद्य पदार्थ हैं, यानी कि खाने योग्य भी नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ों को खाकर ये अपने आप को जीवित रखने योग्य बना कर रखते। तो ये वाले हालात हो जाते थे। आगे देखो, पब्लिक बाथ्स वर ए स्ट्रीकिंग फीचर ऑफ रोमन अर्बन लाइफ, कि एक सार्वजनिक जो स्नान गृह है वो रोमन के शहरी जीवन की एक खास विशेषता है। When one Iranian ruler tried to introduce them into Iran, he encouraged the work of the clergy there. Water was a sacred element, and to use for public bathing may be seemed a distraction to them, and urban population also enjoyed a much higher level of entertainment, कि देखो रोम साम्राज्य में ना एक स्नान गृह था, यानी कि सार्वजनिक का अर्थ होता है कि सभी वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। तो ईरान के जो शासक था
तो उसने सोचा कि क्यों ना ईरान में भी मैं इसी तरह से वो बनाऊँ, सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के लिए वो स्नान गृह है, जिस तरह से आज का तुम वाटर पार्क बोल देते हो जिसको, वो वाली चीज़ यहाँ पे है। तो लेकिन वहाँ के जो पुरोहित थे उन लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वाटर वॉज ए सेक्रेट एलिमेंट, वाटर एक बहुत पवित्र है और आप इसको सार्वजनिक यूज़ के लिए नहीं कर सकते हो, क्योंकि सार्वजनिक यूज़ से क्या है, पानी अपवित्र होता है, पानी गंदा होता है। तो वहाँ के पुरोहितों ने इसका विरोध किया था। तो पूछ लिया जाता है आपसे कि पब्लिक बात का जो विरोध किया था वो किसने किया था? पुरोहितों ने किया था, क्योंकि ईरान वाले शासक वहाँ जाते थे, वो कहते थे कि ये पानी है ना गंदा होता है सबके यूँ करने से। तो उन्होंने, पुरोहित ने तो कहा बल्कि कि ये जो शहरी लोग हैं, इन उच्च जीवन है इनका, इनके लिए तो मनोरंजन के साधन ही साधन हैं। फॉर एग्जाम्पल वन कैलेंडर टेल्स कि ये कैलेंडर ये बताता है कि सेप्चुला शो फील्ड ऑन लेस देन 176 डे ऑफ द ईयर, की 176 दिन इनके लिए मनोरंजन होता ही होता है एक साल में, कि एक साल में कैलेंडर में पता लगता है कि उसमें से 176 दिन इनके लिए कोई ना कोई मनोरंजन होता ही रहता है। तो इनको ज़रूरत नहीं है इस सार्वजनिक स्नान गृह की। तो पुरोहित लोगों ने उसका विरोध किया था। ये देखो पिक्चर आपको दिखा रखी है, जैसे एक तालाब सा दिखाई दे रहा है गोल गोल, यहाँ से शायद ये उतरने के लिए सीढ़ियाँ जा रही हैं इसमें। तो इस तरह से उधर दूसरी साइड से भी इसमें, इस पिक्चर को ध्यान से देखो आपको नज़र आएगा ये पानी है इसमें। और तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो किसने विरोध किया था? पुरोहित ने विरोध किया था स्नान गृह का। नेक्स्ट देखिए, द 3rd सेंचुरी क्रिसिस, तीसरी शताब्दी। पहले भी एक बात आई थी कि पहली और दूसरी शताब्दी का काल शांति का काल था, किसी प्रकार का कोई युद्ध कोई विवाद ऐसा नहीं था। बट जो 3rd सेंचुरी आई है उसमें थोड़ा सा विवाद होना शुरू हो गया था। तो वही चीज़ें इसमें हैं। इफ़ द 1st and 2nd सेंचुरी वर बाय एंड लार्ज ए पीरियड ऑफ पीस, प्रोस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। देखो जो 1st और 2nd सेंचुरी थी, ये कह रहे हैं कि वो काफ़ी शांतिपूर्वक युग था, समृद्ध था, अच्छा उसका जो आर्थिक विकास था वो काफ़ी फैला हुआ था। तो यानी कि कुल मिलाकर 1st और 2nd सेंचुरी बहुत अच्छी थी हर टाइप से। बट द 3rd सेंचुरी बोथ द फर्स्ट मेजर साइंस ऑफ इंटरनल स्ट्रेन। लेकिन जो ये तीसरी शताब्दी आई है ना, इसमें आपस में ही झगड़े, आपस में ही विवाद, इस तरह की बातें होने लगी थी। यानी कि गृह युद्ध की संज्ञा हम इसको दे सकते हैं कि आपस में थोड़ा सा ना वाद विवाद राजाओं में चलने लगा था। फ्रॉम द 230 एज द एम्पायर फाउंड itself fighting on several fronts simultaneously. In Iran, a new and more aggressive dynasty emerged in the 225. They called themselves the Sasani. कि नए नए वंश जो उभर कर आए थे उनमें से एक ईरान के अंदर था। उस वंश का नाम काफ़ी अग्रेसिव था, आक्रामक था, उग्रवादी था वो वंश, और उस वंश का नाम उन्होंने दिया था ससानी वंश। एंड विद इन जस्ट 15 years वर एक्सपेंडेड रिपीटली इन द डायरेक्शन ऑफ द फरात। और 15 वर्षों में तो वो फरात जो नदी थी एक, उसकी दिशा की ओर ये फैल गया। यानी कि ईरान में एक काफ़ी अग्रेसिव था डायनेस्टी, जो आक्रामककारी वंश था, वो था ससानी वंश। और ये ससानी वंश 15 वर्षों में तो बहुत ज़्यादा अपना विस्तार कर चुका था और फरात नदी तक फैल चुका था। इन ए फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन कट इन 3 लैंग्वेज, कि एक फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसको 3 लैंग्वेज में कट करके उसके ऊपर 3 लैंग्वेज में लिखा गया है। जैसे देखो इंस्क्रिप्शन मैंने बताया आपको, या तो स्टोन के ऊपर लिखे जाते हैं या फिर कॉपर के ऊपर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर स्टोन के ऊपर जो लिखा गया है उसमें 3 लैंग्वेज में लिखा गया है। शाहपुर प्रथम, ये शाहपुर जो फर्स्ट है ये ईरान का शासक था, ईरानियन रूलर। क्लेमड ही हैड annihilated a Roman army of 6,000 and even captured the eastern capital of Antioch। कि एक शाहपुर प्रथम है जो कि ईरान का शासक है, इसने ना दावा ठोका कि मैंने ना 60,000 रोमन की आर्मी को मार गिराया है, और मैंने रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी है ना एंटियोक, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि पूर्वी राजधानी जो ईस्टर्न कैपिटल है रोमन एम्पायर की वो कौन सी है, तो वो एंटियोक है। कह रहे मैंने एंटियोक पर भी अधिकार कर लिया है, उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। ऐसा किसने कहा था?
शाहपुर फर्स्ट ने। और शाहपुर फर्स्ट कौन था? ईरानियन रूलर था। तो आपने एक तो इसमें ये लर्न करना है कि फर्स्ट और सेकंड जो सेंचुरी है वो काफ़ी पीसफुल थी, प्रोस्पेरिटी थी, इकोनॉमिक एक्सपेंसिव था वहाँ पर। बट थर्ड सेंचुरी में ऐसा नहीं था, कृषि शुरू हो गए थे, अच्छा इंटरनल स्ट्रेन थे वहाँ पर, तो इस तरह से था। फिर शाहपुर फर्स्ट है, शाहपुर फर्स्ट ने क्या किया था? दावा किया था कि मैंने रोमन आर्मी के 60,000 को मार गिराया है और ईस्टर्न जो कैपिटल है रोमन साम्राज्य के एंटियोक, उस पर भी मैंने अधिकार कर लिया है। Meanwhile, a whole series of German tribe or rather tribal confederation, most notably the Lyman, the Franks and the Goths, began to move against the Rhine and Danube frontier and hold the period from 233 to 280 saw repeated invention of a whole line of provinces that stretches from the Black Sea to the Alps and southern Germany। कह रहे कि जर्मनी में भी है ना कुछ एक कबीले वगैरह थे, वो उभर कर सामने आने लगे थे और उन्होंने भी अपना विस्तार काफ़ी दूर तक कर लिया था। तो उन जर्मनी के कुछ कबीले हैं यहाँ पर, ये 233 से 280 के दौरान हैं, ब्लैक सी से आल्प्स तक और साउथर्न जर्मनी तक ये फैल गए थे। तो इनमें कौन कौन से थे? ये अल्माइन था, फ्रैंक था, गोथ था, ये इसके अंदर छोटे छोटे कबीले बनकर सामने आए जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा मैं बता देती हूँ आपको एक बार और ध्यान से समझना कि जो तीसरी शताब्दी का काल था वो काफ़ी तनाव का सामना इसमें करना पड़ा था। ठीक है, ईरान में 225 ईस्वी में एक आक्रामककारी वंश उभर कर सामने आया था और इस वंश के लोग स्वयं को ससानी वंश कहते थे। केवल 15 वर्षों के अंदर अंदर ही यह तेज़ी से फरात की दिशा में फैल गया था। क्या फैल गया था? ये ससानी वंश। और एक प्रसिद्ध शिलालेख से हमें पता चलता है कि ईरान में ये वंश था ससानी वंश, इसका एक शासक था शाहपुर प्रथम। इसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया था और उसने रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर भी कब्जा कर लिया था। इसी बीच फिर जर्मन मूल के कई जनजातियों ने राइन और डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया। 233 से 280 ईस्वी के दौरान काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए। अतः रोमवासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। नेक्स्ट देखो, द रोमन वर फोर्स्ड टू अबंडन मच टू द टेरिटरी बियॉन्ड द डैन्यूब व्हाइल द एम्पायर ऑफ दिस पीरियड वॉज कंस्टेंटली इन द फील्ड अगेंस्ट वट द रोमन कॉल्ड barbarians। The rapid succession of emperor in the 3rd century, 25 emperors in 47 years, is an obvious symptom of the strain faced by the empire in this period। कि इस काल के रोमन सम्राटों को उन लोगों के विरुद्ध भी लगातार युद्ध करने पड़े जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहते थे। थोड़े थोड़े अंतर पर अनेक सम्राट हुए, लगभग कह सकते हैं हम 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए। इस प्रकार तीसरी शताब्दी थी जो वो रोमन साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा था। फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी अच्छी थी, थर्ड सेंचुरी में काफ़ी संकट पैदा हुए थे। अनेक प्रकार की जर्मन में जाति आ गई थी। ईरान में एक वंश था ये ससानी वंश, उसने वो आक्रमणकारी था, शाहपुर प्रथम था, 60,000 सेना का इसने सफाया कर दिया था, पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा कर लिया था। फिर राइन और डैन्यूब नदियों की ओर जर्मन की कुछ मूल जातियां थी, उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया था। अच्छा, 47 वर्षों में लगभग 25 शासक आ चुके थे। इस प्रकार एक तनावपूर्ण स्थिति हम तीसरी शताब्दी को कह सकते हैं। क्लियर होगा आपको? यहाँ तक समझ में आया?
देखो ये वर्ड हिस्ट्री है, आपको थोड़े से ये नेम अजीब लगेंगे, बट एक दो बार जब आप इनको रिवीजन करोगे ना तो लर्न हो जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर इसको एक स्टोरी वाइज आप लर्न करो, इसलिए मैं आपको बार बार 2-3 बार भी रिपीट करके लेसन के बारे में बताती रहती हूँ। क्लास में भी हो चुका है, अब यहाँ वीडियो में भी आपको करवाया जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से साथ के साथ रीड कर ले, क्योंकि एक दिन में मैं कोई ज़्यादा काम नहीं करवा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ, तो आके आप उस थोड़े को ही बहुत अच्छे ढंग से कर पाओ। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं जेंडर, लिटरेसी, कल्चर कि रोमन साम्राज्य में लिटरेसी क्या थी, क्या कल्चर था, वहाँ का जेंडर किस तरह से था, तो वो चीज़ें हम रोमन साम्राज्य के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, वन ऑफ द मोर मॉडर्न फीचर ऑफ रोमन सोसाइटी वॉज द वाइड स्प्रेड प्रिवेलेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि जो रोमन समाज था उसमें एकल परिवार का व्यापक रूप से प्रचलन था, यानी कि वहाँ पर एकल परिवार था, यूँ जॉइंट फैमिली नहीं रहती थी, न्यूक्लियर फैमिली वहाँ पर थी। अडल्ट सन डिड नॉट लिव विद देयर फैमिलीज एंड इट वॉज एक्सपेशनल फॉर अडल्ट ब्रदर्स टू शेयर ए कॉमन हाउस होल्ड, कि जो वयस्क पुत्र होता था अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहता था, वयस्क भाई भी बहुत कम साझे परिवार में रहते थे, यानी कि एकल परिवार था, न्यूक्लियर फैमिली थी, जो बड़े बेटे होते थे वो पिता के साथ रहते ही नहीं थे। ऑन द अदर हैंड स्लेव्स वर इंक्लूडेड इन द फैमिली एज द रोमन अंडरस्टूड दिस, दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि दासों को परिवार का अंग माना जाता था, क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। देखो सबसे पहले एक लाइन आई थी अपने पास, उस लाइन में ये लिखा था कि इनको ना दास रखने का बहुत ज़्यादा शौक था, यही उनकी एक कमी थी कि उन्होंने ना दास, अधिकतर रोम की जो जनता थी वो दास थी, और लोग है ना दासों को रखते ही रखते थे परमानेंट, इनको दास रखने का काफ़ी शौक था और दासों को ही अपना परिवार का एक अंग मानते थे, ये इनकी परिवार की अवधारणा थी। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि कैसी फैमिली थी, तो न्यूक्लियर फैमिली थी। नेक्स्ट देखो, बाय द लेट रिपब्लिक द फर्स्ट सेंचुरी BCE द टिपिकल फ्रॉम द मैरिज वॉज ऑन वेयर द वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर टू हर हस्बैंड अथॉरिटी बट रिटेनेड फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नटल फैमिली, कि विवाह का जो स्वरूप होता था उसमें पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी, यानी कि जो पत्नी के पास संपत्ति होती थी वह अपने पति को नहीं देती थी। महिला का जो दहेज था वो वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास अवश्य चला जाता था, बट विवाह के बाद भी महिला अपने पिता की उत्तराधिकारी बनी रहती थी। देखो जो जिसकी शादी होगी वो दहेज में जो सामान लेके आ रही है वो तो अपने पति को दे देती थी, बट उसके पिता की ओर से जो संपत्ति पर उसका अधिकार होता था वो अपने पति को वो नहीं देती थी। वाइल द वुमेन डाउरी वेंट टू द हस्बैंड फॉर द, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज द वुमेन रिमेनिड द प्राइमरी हेयर ऑफ द फादर एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर ऑन द फादर डेथ, कि जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती थी तो उस पिता की संपत्ति में जो उसका हक था उस पर उसका पूर्ण रूप से उत्तराधिकार हो जाता था। दस रोमन वुमेन इंजॉयड कंडीशनरेबल लीगल राइट्स इन ओनिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी, तो इनकी कानूनी जो स्थिति थी महिलाओं की वो काफ़ी मजबूत थी, ये बात हमने पहले भी, उनको कानूनी अधिकार थे। इन अदर वर्ड्स इन लॉ द मैरिड कपल वॉज नॉट वन फाइनेंशियल एंटिटी बट टू एंड द वाइफ इंजॉयड कंप्लीट लीगल, अच्छा ये हो गया हमारा। डाइवोर्स वॉज रिलेटिवली ईजी, कि डाइवोर्स तलाक देना काफ़ी ईजी था, एंड नीडिड नो मोर देन ए नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिसोल्व द मैरिज बाय आइदर हस्बैंड और वाइफ, तलाक देना काफ़ी आसान था, बस इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल अपनी इच्छा की सूचना देना ही काफ़ी था। अगर पति को लगता है कि मुझे नहीं है समझ में तो अपनी पत्नी को कहता कि मुझे तलाक चाहिए, ऐसे ही पत्नी भी कहती थी, केवल यही नोटिस उन दोनों को एक दूसरे को सूचना देनी होती थी और उनका तलाक हो जाता था। ऑन द अदर हैंड वेयर्स मेल मैरिड इन
their late 20s or early 30s. Women were married off in the late teens or early 20s. So there was an age gap between husband and wife, and this would have encouraged a certain inequality. कि पुरुष प्रायः 32 की आयु में विवाह करते थे और जबकि लड़कियों का जो विवाह था वो 16 से 23 वर्ष की आयु में किया जाता था। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था और विवाह प्राय परिवार द्वारा ही निश्चित किए जाते थे। Augustine, the great Catholic bishop who spent most of his life in North Africa, tells us that his mother was regularly beaten by his father, and the most other wives in the small town where he grew up had similar bores to show. Finally, father had substantial legal. इसमें ना एक आगस्टीन है राजा, जो आगस्टीन है वो ये बताता है कि उसकी जो माता थी उसके पिता उसको पीटते रहते थे और जो आसपास टाउन में रहने वाली औरतें थी वो भी, उनके पति भी उन्हें कई बार पीटते रहते थे और वो अपने उन घावों को वहाँ औरतों के बीच में दिखाती रहती थी। तो ये बातें एक आगस्टीन था, वो इन बातों के बारे में बता रहा है। Finally, father had substantial legal control over their children, sometimes to a shocking degree. For example, a legal power of life and death in exposing unwanted children by leaving them out in the cold to die. कि कई बार तो है ना इतनी दिल दहला देने वाली घटनाएं होती थी कि पिता अपने बच्चों के ऊपर पूरा कानूनी नियंत्रण रखता और पिता उन्हें जीवित या मार डालने रखने तक का भी ये अधिकार भी रखता था कि उसको जीवित भी रख सकता है, उसको मार भी सकता है। और कई बार तो शिशु को मारने के लिए वो उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। तो इस तरह का काफ़ी क्रूर था वहाँ पर सिस्टम। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ तक पढ़ें, अच्छे से लर्न करें। ओके।